अब सीधा आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में नरेटिंग वॉइस में ये बताया जाता है कि आकाश गंगा, जहाँ पर अब शासन है मदर वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड को हथिया लेने के लिए उन्होंने खुद की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जिससे कोई भी जीत नहीं सकता, और अगर कोई उनके खिलाफ हो जाता है या फिर बागी बन जाता है तो मदर वर्ल्ड के खास योद्धा उसे ढूंढकर ऑन द स्पॉट मार देते हैं। इनके ग्रुप के लीडर का नाम होता है बालसेरियस। ये वही काजी है जिसने की हॉकाई के अंदर किंग पिम यानी कि मेन विलन का एक साइड किक बन करके रोल प्ले किया है। खैर कहानी में और भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, उनकी और भी कनेक्टेड मूवीज हैं जिनके रेफरेंस मैं आपको आगे इस वीडियो में देता जाऊंगा। तो बेसिकली हुआ यह था कि बालसेरियस पहले सिर्फ एक जनरल था। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले जो किंग एंड क्वीन थे उनकी एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था ईशा, जिसके पास में कुछ सुपर पावर्स भी थी और वो पूरे ब्रह्मांड में शांति फैला सकती थी। लेकिन बालसेरियस ऐसा नहीं चाहता था। उसे लगता था कि शाही खून सबसे ऊपर रहना चाहिए, इसलिए उसने सत्ता खुद के हाथों में लेने के बारे में सोचा। फिर राजा रानी को जान से मार दिया, लेकिन वो छोटी बच्ची ईशा उसके हाथों से निकल गई। और बेसिकली यही इस मूवी का टाइटल भी है, यानी कि रेबल मून अ चाइल्ड ऑफ फायर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे ग्रह पर जहां से जुपिटर और बाकी के दूसरे ग्रह साफ साफ दिख पाते थे। ये टाइमलाइन हमारी टाइमलाइन से हजारों साल आगे की है। इसी वक्त हम इस कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कोरा को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त जुताई का काम कर रही थी, एक तरीके से खेती बाड़ी कह सकते हैं। तभी वहाँ गनर नाम का एक शख्स आता है और बताता है कि दावत में तुम्हें बुलाया गया है। जिसके बाद वहाँ के लोकलाइट लोगों के बीच में एक शानदार दावत को हम लोग देख पाते हैं। इस बार सभी को मीट भी सर्व हो रहा था, जहाँ पर कोरा का कहना था कि मीट खाए तो काफी टाइम हो चुका है। वैसे शानदार दावत है किस बात की, जहाँ पर इन लोकलाइट लोगों के लीडर जिनका नाम होता है सेंड्री, वो बताते हैं कि हमारी धरती बलिदान मांगती है और वो बलिदान है खुशियों का, सेक्स का, मजे का। तो बेसिकली उसका कहना ये था कि इस धरती को ज्यादा किसानों की जरूरत है, ज्यादा किसान पाने के लिए कपल्स का एक रात सोना जरूरी है। तो आज रात कोई भी मर्द किसी भी औरत को चूज कर सकता है। अब वहाँ डैन नाम का एक शख्स होता है जिसकी नजर कोरा पर होती है, बट कोरा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इस दावत के खत्म हो जाने के बाद में उसके पिता उससे कहते हैं कि डैन एक अच्छा इंसान है, उसे बहुत अच्छी खेती करना आती है, परिवार को अच्छे से संभाल सकता है, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। जहाँ पर कोरा बताती है कि मेरा जन्म सिर्फ लड़ने के लिए हुआ है, और जहाँ तक रही शादी की बात तो मैं बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर हम कोरा के साथ खेत में खेती करने वाली और भी लड़कियों को देख पाते हैं। लेकिन तभी आसमान में एक स्पेसशिप आता हुआ नजर आता है। कोरा भाग कर जाती है, वहाँ के घंटे को बजाती है, तो गाँव के मुखिया यानी कि सेंड्री भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। इन सभी के बीच में एक मीटिंग होती है। मुखिया जी इस बात को जानते थे कि ये लोग मदर वर्ल्ड से हैं और यहाँ इस धरती पर हमारा अनाज लेने के लिए आए हैं। जहाँ पर गनर, जिसने पहले भी एक इलीगल एक्टिविटी करी थी, बेसिकली इनके यहाँ पर जितना भी अनाज उगता है उसने चुपके से कुछ रेबल्स को यानी कि बागियों को 3 टन अनाज बेच दिया था और चुपके से उससे पैसे भी कमा लिए थे। तो इस बार गनर का कहना था कि ये जो मदर वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, हम भी इनके साथ में सौदा कर लेते हैं, ये लोग हमें अच्छे दाम देंगे जिससे हम अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद पाएंगे, खेती और भी अच्छी होगी। लेकिन गनर का कहना था कि ये लोग हमें पैसा देने की बजाय हमसे और गुलामी करवाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम बस चुप रहना, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। इतने में ही वहां पर मदर वर्ल्ड के कुछ लोग नीचे उतरते हैं जिनके लीडर का नाम होता है नोबल। वो आते ही सबसे पहले मुखिया को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने सभी को बुलाकर मेरा स्वागत अच्छे से किया है। सेंड्री कहते हैं कि क्यों ना हम बैठकर जाम पीते पीते बात करें। इसी के साथ वो उसे अपने इस गाँव या फिर शहर कह सकते हैं वहां का दौरा भी करवाता है कि कैसे यहाँ पानी वगैरह आता है, हम लोग मेहनत करके खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। जिस पर नोबल का कहना था कि हमारे सैनिक भूखे हैं, हमें अनाज की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप लोग 10 टन अनाज का जुगाड़ लगाएं। जिस पर सेंड्री कहता है कि हम तो सिर्फ उतना ही अनाज उगा पाते हैं जो कि हमारे खुद के खाने की आवश्यकताओं को पूरी कर दे। लेकिन इतने में ही गनर बोल पड़ता है कि हमारे पास अभी भी गोदाम में हमारी जरूरत से थोड़ा ज्यादा अनाज पड़ा है, अगर आप चाहें तो एक अमाउंट को तय करके हम उस अनाज को आपके साथ बांट सकते हैं। सेंड्री ये बातें सुनकर गुस्सा होता है और नोबल से कहता है कि ये नया लड़का है, इसे कुछ पता नहीं है और इस गाँव के लोगों ने डायरेक्ट बातचीत के लिए मुझे चूज किया है, तो नोबल जी आप जो है मुझसे बातचीत करें। लेकिन इसी बीच नोबल को गुस्सा आता है, वो अपना डंडा उठाता है जो कि डायनासोर के पैर की हड्डी लग रहा था और वो उठाकर खींच के मारता है, गनर को नहीं सेंड्री को जो कि इनका मुखिया था। हर कोई ये देखकर हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि नोबल ने ये क्या कर दिया। और इसी के साथ वो यहाँ के लोगों को कहकर जाता है कि मैं तुम्हें 9 हफ्तों का वक्त देता हूँ, मुझे 12 टन अनाज चाहिए। खैर यहाँ पर सभी लोग सत्ते में पड़ चुके थे कि क्या वो उनके ऑर्डर्स माने या ना माने। लेकिन तभी गाँव के कुछ लोग कहते हैं कि देखो हमें सिर्फ खेती करना ही तो आता है, अगर हम दिन रात काम करेंगे, पूरे दिल से मेहनत करेंगे तो उनका दिया गया ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे। और दूसरी बात, वो हमें मारेंगे भी नहीं क्योंकि खेती करना
लड़ना तो उन्हें आता नहीं है, तो हमारी जान भी बची रहेगी, ऊपर से हमें पैसे भी मिलते रहेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी भी उन्नत होती जाएगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ कोरा इस काम के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं थी और वो अभी डिसाइड करती है कि वो रेबल्स की एक टीम बनाएगी और नोबल के खिलाफ लड़ेगी, यानी कि जो 9 हफ्ते बाद ये लोग एक बड़ी टीम यहाँ पर लेकर आएंगे इनसे लड़ने के लिए। तो कुछ दमदार योद्धाओं के साथ में कोरा इन्हें मौत के हवाले कर देगी। इसी बीच हम व्यूअर्स देखते हैं कि जाते वक्त नोबल ने अपने कुछ सिपाही इसी गांव में छोड़ दिए होते हैं और इस बार उनके साथ एक रोबोट भी था। ये रोबोट उस वक्त से काम कर रहा था जब राजा रानी को सिपाहियों की जरूरत थी। ये बहुत ही खास तरीके के रोबोट थे, ये युद्ध कौशल में बहुत ही ज्यादा पारंगत थे। खैर ज्यादा हिंदी हो गई, कुल मिला के लड़ाई में परफेक्ट थे। मगर राजा रानी के मर जाने के बाद में उनके दिल से उनकी आस निकल गई और उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए, यानी कि लड़ना वड़ना सब छोड़ दिया। तभी एक क्रूर सोल्जर उस पर गोली मारता है और अपने सहपाठियों को दिखाता है कि देखो अब वो मुझ पर हमला करेगा या नहीं। लेकिन रोबोट ने अब लड़ना छोड़ दिया था, वो बेचारा गोबर में भी गिर गया था। तभी सोल्जर्स का लीडर आकर कहता है कि रोबोट तुम जाओ, मुंह धो लो और अब कोई भी इसके साथ मस्ती नहीं करेगा, जाकर सामान उस सीमेंट वाले घर में रखो, फिलहाल के लिए तो वही सही लग रहा है। जब वो रोबोट अपना मुंह धोने के लिए पानी के पास जाता है तो एक लड़की वहां पर आती है और उससे बातचीत करने लगती है, जहां पर रोबोट कहता है कि ईशा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, उसके अंदर एक अजब सी ताकत थी। एक भविष्यवाणी हुई थी जहां पर ये बताया गया था कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाएगी। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उसी की ही याद आती है। तो वो लड़की उसके सर पर एक फूलों का ताज रख देती है और उसके गाल पर प्यार करके निकल जाती है। लेकिन हाथ रखने पर उस रोबोट में थोड़े से चेंजेस आते हैं। अब वो क्या आए हैं वो हमें इसकी सेकंड मूवी में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां वो लड़की उन सोल्जर्स को पानी पिलाने के लिए जाती है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कोरा वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। लेकिन तभी एक दूसरा सोल्जर आकर उसे शूट करने वाला होता है कि तभी वो अपना असली दमखम दिखाती है और हर एक को धो पीट कर सपाट कर देती है। गनर जिसने लास्ट टाइम रेबल्स को वो 3 टन अनाज बेचा था, इसलिए वो जानता था कि बाकी योद्धा उससे कहां मिलेंगे, इसलिए वो कोरा के साथ मिल जाता है। वहीं जाते वक्त कोरा के फादर उसे उसकी बंदूक देते हैं और बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी तो ये तुम्हारे पास था, लगता है वक्त आ गया है अब इसे यूज करने का। इन्हें चलते चलते रात हो जाती है, जहाँ रात को कोरा गनर को अपनी पास्ट हिस्ट्री बताती है कि एक बार बालसेरियस नाम का एक बहुत हरामी लीडर था, उसने मेरे ग्रह पर आकर मेरे सभी लोगों को मार दिया, मेरे मदर फादर को भी मार दिया, लेकिन अकेला खुद मरने के लिए मेरे सामने आ गया। मेरे पास एक गन भी थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे गोली मार दूं, मगर फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी। बालसेरियस को मेरा यह जज्बा पसंद आया और उसने मुझे अपनी टीम में रख लिया। अगले 5 सालों तक मुझे सैनिकों के बीच में रखा गया, जहां पर मुझे लड़ना, जीतना, राज करना और अपने मिशन के लिए मर जाना सिखाया गया। इस बीच मैंने काफी जंगें लड़ी। बालसेरियस ने जो भी मुझसे कहा मैंने वो सब कुछ किया। मुझे एक लड़के से प्यार भी हो गया, मगर एक जंग के चलते वो मारा गया, जिसके बाद मेरे अंदर न जाने कौन सी शक्ति जाग गई और मैंने हर एक को गोलियों से भून दिया और उस जंग को जीत लिया। मगर वो जीती गई जंग कोई जीतना नहीं थी, उसमें हजारों मासूमों की जाने गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं काम नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे ये लोग चलते चलते पहुंचते हैं एल्डेट नाम की सिटी में, लेकिन यहाँ गनर जिस शख्स से मिलने वाला था उसे तो ऑलरेडी शक्तिपोत के लोगों ने यानी कि नोबल के लोगों ने पकड़कर बंदी बना लिया होता है। यानी कि इनका जो प्लान था वो ऑलमोस्ट चौपट हो चुका था। लेकिन कोरा बताती है कि अगर जनरल टाइटस हमारी टीम में मिल जाए, जो कि पता नहीं फिलहाल कहां पर है, अगर हमने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उनके साथ होने वाली जंग में हमारा साथ निभा सकते हैं। उनके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं। तभी वो वहां पर ड्रिंक पीने लगते हैं कि तभी एक आलू बुखारा वहां पहुंच जाता है और गनर से कहता है कि आज रात मेरे साथ चलेगा क्या, जिस पर कोरा बताती है कि ये तेरे टाइप का नहीं है, चल निकल यहाँ से। लेकिन आलू बुखारे को ये बात पसंद नहीं आती है। इनके बीच में फाइट हो जाती है, लेकिन कोरा मैडम भी किसी से कम कहाँ थी, वो उन सभी को धो पीट देती है, जिसके बाद हर कोई तो कोरा से डरने लगता है और वो सभी लोगों को ये कहती है कि मुझे जनरल टाइटस की तलाश है, कोई अगर इस बारे में जानता है तो मुझे बताओ। जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वो तो दूसरे किसी बोल्ट नाम के ग्रह पर है। अब वहां पर जाने के लिए जाहिर सी बात है इन्हें एक स्पेसशिप की नीड थी, जो कि फिलहाल इनके पास नहीं था। मगर तब तक आलू बुखारा अपने बाकी लोगों को लेकर यहाँ पहुंच चुका था और अगेन यहाँ पर एक तगड़ी फाइट आती है, जिसे कोरा और गनर मिलकर संभाल लेते हैं। लेकिन एट द एंड आलू बुखारा उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से काय नाम का एक शख्स आकर आलू बुखारे का आलू अलग और बुखारा अलग कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बातों में सुन लिया था कि तुम्हें किसी स्पेसशिप की नीड है। जहां पर कोरा बताती है कि देखो मदद तो तुम कर रहे हो, लेकिन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ अनाज हम तुम्हें दे सकते हैं, तो इसके बदले अगर डील करना चाहो तो कैसा रहेगा। काय बताता है कि ये सौदा थोड़ा नाइंसाफी है, लेकिन मुझे चलेगा। रास्ते में जाते हुए इन बिटवीन कोरा बताती है कि मुझे कुछ तगड़े योद्धाओं की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले 9 हफ्तों में हमारे ग्रह पर शक्तिपूत के लोग आने वाले हैं। मदर वर्ल्ड को बेसिकली यहाँ पर शक्तिपूत भी कहा गया है। तो काय बताता है कि वो तो काफी ज्यादा होंगे और अकेले तुम 3-4 योद्धा उनका सामना नहीं कर सकते, तुम एक
एक बड़ी टीम की जरूरत होगी। हालांकि मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। जिसके बाद ये एक दूसरे ही ग्रह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काय मुलाकात करता है एक लाला दूध वाले से। मजाक कर रहा हूँ, लाला जी जो है ये ब्याज पर पैसे दिलवाए का काम करते थे। तो यहाँ पर तारक नाम का एक शख्स बंदी बना हुआ होता है। आप लोग सोच रहे हो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये बिल्कुल भी उल्टा चश्मा नहीं है, इसके मोर देन 8 पैक्स हैं। तो बेसिकली बात ऐसी है कि तारक के ऊपर करीब 10,000 सॉवरेंस का कर्जा चढ़ा होता है। अब इनके पास इतने पैसे तो नहीं होते। जहां पर लाला दूध वाला कहता है कि देखो पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मैं इंसानों का जुआ भी खेल लेता हूँ। मेरे पास एक ऐसा पंछी है जिसे काबू करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तारक ने उसे काबू कर लिया तो ये तुम्हारा, लेकिन अगर ये काबू नहीं कर पाया तो तुम तीनों मेरे, यानी कि हमेशा के लिए मेरी गुलामी करोगे। जिस पर कारा पूछती कि भाई कर लेगा। तारक कहता है कि अब तो ऐसे उल्टा चश्मा पहना कर ही रहूंगा। अब ये जो पंछी है ये बहुत हद तक आपको हैरी पॉटर की 3rd मूवी यानी कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान के बकबीक की तरह लगेगा, जिसे कि हिंदी में गरुड़श्व भी कहते हैं। उसका कलर थोड़ा ग्रे था, इसका कलर थोड़ा ब्लैक है और साइज में ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा है। वेल, हैरी पॉटर से याद आया कि मैंने जब फर्स्ट टाइम उसे एक्सप्लेन किया था तो फोटोज के साथ किया था, लेकिन जब दूसरी बार किया तो वीडियो क्लिप्स के साथ किया और उसमें एक्सटेंडेड वर्जन्स को भी ऐड किया जिनकी लेंथ एक्सप्लेनेशन में हो चुकी थी मोर देन 30-35 मिनट। तो बहुत अच्छी डीप एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। इस वक्त तारक कोशिश करता है उस पंछी के साथ बातचीत करने की, बताता है कि भाई तुम भी यहाँ पर कैद हो, मैं भी यहाँ पर बंदी हूँ, हम दोनों को ही एक आजाद जिंदगी चाहिए, तो क्यों ना आपस में दोस्ती का वादा करें और इस दोस्ती को आजादी में बदल दें। फिर वो उसकी सवारी करता है, लेकिन उस पंछी को काबू करना इतना भी आसान नहीं था। वो एट द एंड एक चट्टान में उसे टक्कर मार कर गिरा देता है, लेकिन तारक की जिंदगी उसकी इस मेन राइड पर ही थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार जंप लगाता है जहां से पंछी उड़ रहा था। और ये सीन आपको कहीं ना कहीं अवतार मूवी के जैक और तोरुक माक्तू की याद दिलाएगा, जो कि पेंडोरा का एक सबसे बढ़िया और बड़ा पंछी होता है। इसके भी दोनों पार्ट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल रखे हैं, 1080p में भी है, 4K में भी है, तो देखना चाहो तो देख सकते हो। और हाँ, इतनी प्रमोशन हो गई तो एक बार और कर लेता हूँ, ये पूरी सीरीज स्टार वॉर्स का ही एक पार्ट होने वाली थी, लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ में जैक स्नाइडर के कुछ पंगे वंगे चल रहे थे एंड दैट इज द रीजन उसने इस कहानी को रेबल मून एक नई सीरीज के नाम से बना करके पेश करने के लिए सोचा। लेकिन जिस वक्त मैं इस मूवी को देख रहा था मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कमी लग रही थी, और कुछ टाइम बाद मैंने जब थोड़ी रिसर्च करी तो मालूम चला कि ये एक प्रॉपर कट वाला वर्जन नहीं है, इसके बाद में एक डायरेक्टर कट वाला वर्जन भी आएगा जिसमें और एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी। तो खैर वो जब भी आएगा उसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। खैर मुझे ये मूवी कहीं ना कहीं अधूरी लगी, क्या पता आपको लगी ना लगे, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, आपका अलग है। तो इन पॉइंट्स को फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और डायरेक्टली आते हैं स्टोरी लाइन पर। जिसके बाद काय बताता है कि एक और बागी है जो कि हमेशा से ही मदर वर्ल्ड के खिलाफ रही है। तो ये लोग अपनी खोज में पहुंच जाते हैं नेमेसिस नाम की एक औरत के पास में। हालांकि पहले तो ये औरत इनका साथ देने से मना कर देती है। इस वक्त यहाँ एक दूसरी मम्मी जी इनके पास आती है और बताती है कि मेरी बेटी को वो खूंखार मकड़ी अपने शिकंजे में फांस कर ले गई है, कैसी भी करके उसे बचा लो। तो नेमेसिस सीधा पहुंच जाती है मकड़ी के घोंसले में और यहाँ पर वो खूंखार मकड़ी भी दिखाई जाती है। नाम क्या है वो मुझे पता नहीं, आप चाहो तो अपने मन से उसका कोई भी नाम रख सकते हो। मकड़ी मैडम को बताना था कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब इंसानों ने मेरे बच्चों को जान से मार दिया, मुझे तकलीफ दी, तो आज मेरी बारी है, इससे मैं तकलीफ दूंगी। और इसके परिवार वाले खड़े होकर देखेंगे, लेकिन ये बात नेमेसिस को पसंद नहीं आती। वो निकाल लेती है अपनी तलवार और धमाकेदार फाइट करना शुरू करती है। एंड अगेन आई वुड से 60 FPS में ये फाइट एपिक लग रही थी। मैंने 6 बार इसी फाइट को 24 FPS में और 60 FPS में रिपीट कर करके देखा, और जो मजा 60 FPS में है भाई साहब वो किसी और में नहीं। खैर यहाँ पर नेमेसिस हारती नजर आ रही थी, तो वो यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करती है, अपनी कटानास को लेजर स्वार्ड में बदल देती है और फिर अगेन धुआंधार फाइट। इस बीच गनर जाकर उस छोटी बच्ची को साइड में ले जाता है ताकि कहीं उस पर कोई वार वगैरह न लग जाए और वो ऊपर की हवा ना खा ले। एंड एट द एंड नेमेसिस उसे चीर फाड़ देती है और मकड़ी मैडम को धूल चटा देती है। और अब कोरा मैडम को तलाश थी इन्हें लीड करने वाले जनरल की, यानी कि जनरल टाइटस की। रास्ते में आगे जाते वक्त वो अगेन अपना एक पास्ट इंसिडेंट्स बताती है जहां पर ईशा की कहानी थी। ईशा के पास उसका एक डॉग भी था जो कि आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाओं में से एक चिड़िया जो कि जमीन पर गिर गई थी, वो डॉग उसे लेकर ईशा के पास आता है। ईशा के पास में ताकत थी कि वो उसे अगेन जिंदा कर दे। कोरा इस बात पर तब तक विश्वास न करती जब तक इन चीजों को खुद देख नहीं लेती, और जब उसे लग गया कि हाँ ईशा में सचमुच वो ताकत है जो कि
दुनिया को बदल सकती है तो वो उसकी फुल टाइम प्रोटेक्टर बन जाती है। इनफैक्ट ईशा के पिता को भी लगता था कि मुझसे ज्यादा इस ब्रह्मांड को अच्छा मेरी बेटी ईशा चलाएगी, लेकिन फिर वही बालसेरियस ने गद्दारी कर दी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बॉल्ट ग्रह पर। यहाँ पर जनरल टाइटस जो कि दारू पीकर पड़ा हुआ था। बाकी टीम मेंबर्स को लगता है कि क्या यही वो शख्स है जिसकी तुम्हें तलाश थी। जहाँ कोरा बताती है कि इन्हें नहलाया जाए। नहलाने के बाद में जनरल टाइटस कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ, अगर मेरे सामने थोड़ी देर और खड़ी रही तो जान से मार दूंगा। लेकिन तब कोरा बताती है कि हमें आप जैसे ही योद्धाओं की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ हैं। हम कुछ किसान जो कि बड़ी मेहनत से अपना भरण पोषण करते हैं, हमारे पास शक्तिपोत यानी कि मदर वर्ल्ड के लोगों ने आकर जबरदस्ती एक मांग रख दी है और अब कुछ ही हफ्तों में वो यहाँ पर आकर हमसे हमारा अनाज ले जाने वाले हैं, जिससे बचाव के लिए मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ जिसमें मुझे एक अच्छे जनरल की जरूरत है और आपसे बेहतर जनरल और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी पहले बालसेरियस की टीम में थे और आपने काफी सारी जंग जीती है। तो यहाँ पर टाइटस जी का भी जमीर जाग जाता है और वो इनकी टीम में मिलने के लिए हाँ बोल देता है। अब इन्हें तलाश थी कुछ ऐसे स्पेस स्कीपर्स की जिनके पास में अच्छी गन्स वगैरह हों, लड़ने की और भी अच्छी स्किल्स वगैरह हों। तो जैसा कि इस मूवी की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि मदर वर्ल्ड अब अपने बागियों को खत्म कर देना चाहती है, तो उनमें दो बागी थे जिनका नाम होता है ब्लड एक्स और देवरा। ये दोनों भाई बहन होते हैं, मदर वर्ल्ड के खिलाफ एक जंग छेड़ देना चाहते थे और शुरुआत में गनर ने जिन बागियों को वो 3 टन अनाज बेचा था वो यही लोग होते हैं। मगर इस बार इन दोनों भाई बहनों को गनर का अनाज नहीं चाहिए था क्योंकि एक चाइनीज भैया थे, नूडल वूडल का सौदा हो गया लगता है इनका बीच में। जहाँ पर कोरा बताती है कि इस बार हम तुमसे कोई अनाज का सौदा करने नहीं आए हैं, इस बार हमारी जान पर बनाई है। लास्ट टाइम जिस बड़ी डील के कारण तुमने हमसे अनाज लिया था उसी डील के चलते शक्तिपोत की नजर अब हम पर पड़ चुकी है और अब हमारे लोग खतरे में हैं। कुछ भी हो तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। अब दोनों भाई बहन होते हैं तो दोनों के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। जहाँ पर ब्लड एक्स, जैसे कि हमने द जस्टिस लीग मूवी में साइबॉर्ग के रूप में भी देखा है, वो कहता है कि ठीक है भाई हमारी टीम बहुत बड़ी है, अगर कुछ लोग मैं अपने तुम्हारे साथ में जोड़ देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेवरा अपने कुछ बाकी साथियों को लेकर निकल पड़ती है। वहीं ब्लड एक्स अब मिल चुका होता है कोरा के साथ में, लेकिन काय जिसका स्पेसशिप होता है वो बताता है कि यार फ्यूल खत्म हो गया है और मुझे एक जगह डिलीवरी भी करनी है ताकि मैं अपना पैसा कमा पाऊं, तो हम सबको अभी कभी निकलना होगा। अब जिस जगह पर काय उन्हें लेकर जाता है ये उसकी एक चाल होती है। यहाँ पर उसने ऑलरेडी नोबल को कॉल कर दिया होता है और डबल एजेंट की तरह वो काम कर रहा था, उसे पैसों की तलाश थी। नोबल यानी कि शक्तिपूत वाले चाहते ही यही थे कि वो जितना ज्यादा हो सके अपने बागियों को खत्म कर दे। अब एक साथ इतने सारे बागी मिलेंगे तो काय को तो बहुत रोकड़ा मिलेगा। इनके पास कुछ ऐसे रोबोट्स भी थे जो कि इंसान को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और अब बारी आती है उछल कूद करने वाली कारा की, जिसने इन सभी लोगों को एक एक करके ढूंढा था। काय गनर को ही कहता है कि जाओ इसका दिमाग खोल दो, इसके बाद इसकी थोड़ी दिमाग पर रिसर्च होगी कि आखिर ये शक्तिपोत के खिलाफ क्यों हो गई। मगर गनर जो कि अब कोरा से प्यार करने लगा था वो उसके दिमाग में मशीन गन न चलाते हुए उसको खोल देता है। और फिर यहाँ पर एक वन ऑफ द तगड़ी फाइट आती है इन बिटवीन ऑल द रेबल्स एंड शक्तिपोत पीपल। ओके, सो फाइट काफी लंबी चलती है। हर एक कैरेक्टर को लड़ने का मौका मिलता है, कभी नेमेसिस को, कभी जनरल टाइटस को, कभी गनर को, कभी कोरा को, तो कभी तारक मेहता के उल्टे चश्मे को। तो सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। अपना ब्लड एक्स तो सीधा उनके बड़े वाले स्पेसशिप में घुस जाता है, हालांकि खुद की जान कुर्बान हो जाती है, लेकिन वो उनके एक बड़े शिप को नाकाम करने में कामयाब हो जाता है। एट द एंड फाइट में 2 लोग बचते हैं, बोले तो कारा और नोबल। इन दोनों में भी हैंड टू हैंड बहुत तगड़ा होता है। नोबल पहले तो उसे उठा उठाकर पटक रहा होता है, लेकिन तभी कोरा के हाथ में नोबल का डंडा आ जाता है जिससे उसने बहुत सारे लोगों की जानें ली थी। और इस बार वो एक खींच के शॉट लगाती है, बोले तो महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और नोबल के 5-6 दांत टूट जाते हैं। इसी के साथ इनकी जंग यहाँ पर खत्म होती है और ये लोग अपने ग्रह पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छे तगड़े योद्धा अब कोरा के साथ में होते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई अगर बड़ा झगड़ा आ गया तो ये सभी मिलकर उनका सामना अच्छे से कर लेंगे। इस कहानी की एंड में हम नोबल की बॉडी को देख पाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक एंड्रॉइड होता है। उसका पुराना डीजल निकाल कर नया डीजल डाल रहे होते हैं कुछ लोग, और तभी अनकॉन्शियस माइंड में वो कनेक्ट हो जाता है बालसेरियस के साथ में और बताता है कि जिस लड़की की आपको काफी टाइम से तलाश थी, यानी कि कोरा, जो कि आपकी एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थी, वो मुझे मिल गई है। मगर इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ काफी सारे योद्धा भी हैं। आप मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अगली बार आपको निराश नहीं करूंगा। जहां पर बालसेरियस भी कहता है कि चल ठीक है यार, ले ले एक मौका। और वो अगेन अपने अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि 60 FPS में एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तो खैर ऑडेक्स लिस्ट शुरू ही हुई है, जहां पर और भी अच्छी अच्छी मूवीज आना बाकी है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और हाँ, अपनी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में #ऑडेक्स करके लिखना ना भूलें। माइट भी हो सकता है कि अगली मूवी आपकी ही हो। तो चलिए
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।